हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम या लर्निंग। अधिगम होता क्या है, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी को डिटेल में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधिगम या लर्निंग। अब अधिगम होता क्या है, देखिए हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते रहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने परिवार से चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है। जब स्कूल में जाता है तो वो पढ़ना सीखता है और तरीके की एक्टिविटीज़ सीखता है। तो इन सब चीज़ों से जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, अधिगम या सीखना। राइट। अब देख लेते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है, इसे ही अधिगम कहा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना ही सीखना है। देखिए ये वर्ड याद रखिएगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना ही। परिस्थिति के अनुसार जो भी कुछ हम सीखते हैं, उससे जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, लर्निंग या अधिगम। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब अधिगम की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, यानी लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। यह है जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से ही उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती है, यानी मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है, यानी सोशल प्रोसेस है। जब बच्चा देखिए अपने समाज में रह कर के सीखता है। जब वो पैदा होता है तो परिवार से सीखता है, बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, बाकी अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो ये जो परिवार और स्कूल या फिर उसका एनवायरनमेंट है, ये सब क्या है, उसके समाज का हिस्सा है। नेक्स्ट है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है या मेंटली प्रक्रिया है। देखिए जो भी कुछ हम सीखते हैं वो अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार सीखते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि ये एक मेंटली प्रोसेस है या सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीखना एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल प्रोसेस है। देखिए हम किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आप घर में सीखते हैं, आप स्कूल में सीखते हैं, आप अपने साथियों के साथ सीखते हैं। तो ये जो है सीखना एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी सीख सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, आप फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट होते हैं तब सीखते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। देखिए अनुकूलन या एडेप्टेशन किसे कहा जाता है कि जब हम अपने माहौल के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, उसे कहा जाता है एडेप्टेशन। तो सीखना जो है एडेप्टेशन की एक प्रक्रिया है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की एक प्रक्रिया है। याद रखेंगे, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लर्नर्स की एक्टिव एंगेजमेंट होती है। देखिए सीखना जो है जटिल प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नई सीखते हैं तो वो शुरू में हमें क्या लगती है, काफ़ी टफ लगती है। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ सीखेंगे तो जब तक हम उसको नहीं सीखते तब तक वो हमें जटिल लगती है या कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसको सीख जाते हैं तो वो हमें ईजी लगने लगती है। राइट। तो जो है ये सीखना जो है ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लर्नर्स की जब तक एक्टिव एंगेजमेंट या सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तब तक बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिगम की प्रक्रिया में एरर्स, मिस्टेक्स का होना स्वाभाविक है। देखिए जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो शुरू में हम गलतियां करते हैं या मिस्टेक्स करते हैं। तो जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। तो जो मिस्टेक्स हैं या गलतियां करना है ये स्वाभाविक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जिसके द्वारा लर्नर्स की थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। देखिए इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग इसलिए कहा गया है कि जो शिक्षक होते हैं, जब बच्चा गलतियां करता है तो गलतियों से देख लेते हैं या जांच लेते हैं कि बच्चा कहाँ पर गलतियां कर रहा है। तो उसके गलतियां करने से उसकी थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है ताकि उसको एक निदानात्मक उपचार दिया जा सके। इसलिए इसको कहा गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट भाग। राइट। बच्चों द्वारा होने वाली गलतियां वयस्कों और बच्चों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को दर्शाती है, यानी कि क्वालिटेटिव डिफरेंसेस को दर्शाती है। देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे और बड़ों के सोचने की जो मात्रा होती है
वो इक्वल होती है, किंतु उनका तरीका यानी कि क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, किंतु जो बच्चे और बड़े सोचते हैं वो सेम अमाउंट में सोच सकते हैं, राइट। तो जो गलतियां करते हैं बच्चे, ये क्या डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस शो करते हैं, क्वालिटेटिव डिफरेंस बच्चों और बड़ों के बीच में, राइट। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट से रिलेटेड, यानी कि जो फैक्टर्स स्टूडेंट से रिलेटेड हैं वो क्या क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं किसको, अधिगम को। सबसे पहला है मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास। देखिए, अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास ठीक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर वो किसी कोई भी लर्निंग प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये अधिगम को प्रभावित करेगा, स्वाभाविक है। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। अगर कोई बच्चा फिजिकली ठीक नहीं है, या वो सुन नहीं पाता है, या वो देख नहीं पाता है, तो ये चीज़ भी किसको, लर्निंग को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट या रुचि। अगर किसी बच्चे का सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज करिए किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा नहीं कर सकता, हो सकता है उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। तो इंटरेस्ट भी या रुचि भी अधिगम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इमोशंस या संवेग। देखिए, कैसे इमोशंस हैं, कैसे इमोशंस के साथ बच्चा सीखता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तरीके के इमोशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं लर्निंग पे, जैसे होप, जॉय, अफेक्शन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पॉजिटिव इमोशंस में आती हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस के साथ बच्चा सीखता है तो लर्निंग अच्छे से होगी। वहीं दूसरी ओर अगर नेगेटिव इमोशंस के साथ बच्चा सीखता है, जैसे फियर हो गया, एंग्जाइटी, बोर्डम, तो अगर इनके साथ बच्चा सीखेगा तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लर्निंग पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कल्चरल कंटेंट या सांस्कृतिक संदर्भ। जैसा भी कल्चर होगा या जिस तरीके का कल्चर उसके एनवायरनमेंट में होगा, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लर्निंग को। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचर से रिलेटेड। टीचर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग को। विषय का ज्ञान या सब्जेक्ट नॉलेज। टीचर की जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको किस तरीके की या किस लेवल की नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, ये इफ़ेक्ट करती है लर्निंग को। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान। टीचर जो है उसको ज्ञान होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि सभी बच्चे समान नहीं हैं, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा देर से समझ में आता है, या कोई बच्चा किसी भी एक्टिविटी को बहुत जल्दी से कर लेता है, कोई थोड़ा देर से करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उस पर जोर दिया जाना चाहिए। जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है उस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिव एंड इंटरेस्टेड। जो शिक्षक है वो पढ़ाने वाला या टीचिंग मेथड्स जो यूज़ करता है बच्चों को सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी एक्टिव और इंटरेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड टीचिंग मेथड्स, यानी कि अलग अलग तरीके के टीचिंग मेथड्स अपनाने चाहिए शिक्षक को बच्चों को समझाने के लिए। अगर एक मेथड से नहीं समझ में आता है तो कोई नया या इनोवेटिव जो आइडिया है वो अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है पेडागोजिकल अप्रोचेज, और पेडागोजिकल जितने भी अप्रोचेज हैं वो अपनाने चाहिए, शिक्षा शास्त्र या उपागम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। इसमें आता है क्लास का एनवायरनमेंट सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखता है या उसको देर से समझ में आता है तो ऐसा नहीं कि उसको अलग थलग कर दिया, उसको एक साथ लेके चलना है, उसको समझाते हुए चलना है और उसको कोऑपरेट करके चलना है। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्लास का होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो पॉजिटिव लर्निंग है, जो सार्थक अधिगम है, वो हो सके। नेक्स्ट है स्कूल का एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट काफ़ी इफेक्ट करता है बच्चों को, बच्चों की लर्निंग में। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो लर्निंग जो है अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट है फैमिली का एनवायरनमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, कि अगर फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो जो लर्निंग है वो भी पॉजिटिव वे में होगी और अच्छे तरीके से होगी और जल्दी होगी, राइट। अब अधिगम या लर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सार्थक अधिगम या मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध प्रकार से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
देखिए शिक्षक को क्या चाहिए कि हमें सार्थक अधिगम या मीनिंगफुल लर्निंग को अचीव करना है, तो एक अगर कोई समस्या है या प्रॉब्लम है उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए या इनकरेज करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है अधिगम अधिक सार्थक व प्रभावशाली होता है यदि वह स्वयं निर्देशित हो या सेल्फ डायरेक्टेड हो। सार्थक अधिगम या जो सार्थक अधिगम है तब अचीव किया जा सकता है जब वह स्वयं निर्देशित हो या सेल्फ डायरेक्टेड हो। नेक्स्ट है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट होनी चाहिए लर्नर्स की, तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे या तभी सार्थक अधिगम हो पाएगा। स्कूल में अधिगम परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान के अर्जन पर बल देना चाहिए। देखिए बच्चा जब किसी भी एक्टिविटी में भाग लेता है या पार्टिसिपेट करता है तब वो अच्छे से लर्निंग कर सकता है या किसी भी कौशल को सीख सकता है या स्किल को सीख सकता है। इसलिए कहा गया है कि परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान के अर्जन पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं सार्थक अधिगम या मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषणात्मक समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। मीनिंगफुल लर्निंग में देखिए पहले बच्चों का एनालिसिस किया जाता है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है। अगर किसी बच्चे ने कहीं पे गलतियां की हैं तो उसके बारे में जाना जाता है, देखा जाता है, और फिर उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने भी हल किए जा सकते हैं वो किए जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कही जाती है एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है किसमें, मीनिंगफुल लर्निंग में। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग बेहतर है। देखिए जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें अगर किसी चीज़ को या कोई भी एक्टिविटी करवाई जाती है तो उससे लर्निंग बेहतर हो सकती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना, इस पर जोर दिया जाता है जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, राइट। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। देखिए जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ स्कूलों में होती हैं उसमें अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो ये सब चीज़ें लर्निंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो ये कहा गया है सामाजिक अवसरों में भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है लर्निंग के लिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें अधिगम के सिद्धांत बचते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।